Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of September 2020. तो 14 सितंबर 2020 से कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला क्वेश्चन है आईची टारगेट समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू. आईची टारगेट्स इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, बी कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, सी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी या डी नन ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. First statement is it is a flagship scheme for focused and sustainable development of fisheries sector in the country. Second is it aims at doubling income of farmers. Which of the following statements are correct? One only, two only, both, या none. Question number 3 is consider the following statements with respect to bio-compressed natural gas, bio-CNG. First is it is high methane content and high calorific value combined with low impurities make it is an ideal fuel for automobiles. Second is the low emission level of bio-CNG makes it more environment friendly fuel than biogas. Which of the following are correct? One only, two only, both, या none. So these were the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions. Now let's start with the news analysis part. तो पहले कुछ मेन हेडलाइंस देखते हैं जो फ्रंट पेज में है. पहली न्यूज़ जो है स्टेटस को ऑन LAC आफ्टर जयशंकर वैंग मीट. तो यहाँ पे अब क्या है कि देयर इज अ फ्रीज ऑन ऑल द मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. LAC में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे अब जो जितनी भी मूवमेंट्स थी उनको फ्रीज कर दिया गया है. ऐसा देखने में आ रहा था कि जो पहले की अभी रिसेंटली वहाँ पे कुछ और मूवमेंट देखने को मिल रही थी बाय द ट्रूप्स फ्रॉम द चाइनीज़ साइड. बट अभी रिसेंटली जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट यानी कि चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वैंग ई उनके साथ उन्होंने मीटिंग की. मॉस्को रशिया में मीटिंग की है. उसके बाद अब स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये हो रहा है. ठीक है ना. एंड अभी रिसेंटली हमने देखा कि देर वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस 1975 दैट शॉट्स वर फायर्ड अलॉन्ग द LAC में शॉट्स फायर किए गए. पहली बार था ऐसा. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें भी हमने कहीं ना कहीं देखी. एंड बाकी चीज़ें तो हमने डिस्कस की हैं. फिंगर इन द माउंटेन्स वाला रीजन जो है वहाँ पे रिजेस वाला रीजन जो है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. उसको दिमाग में रखना कि पहले हम फिंगर 8 तक इंडिया क्लेम करता है और अभी रिसेंटली वो फिंगर 4 तक की पेट्रोलिंग कर पा रहा था और फिंगर 2 पे ही स्टेशन था. ठीक है ना. और फिंगर 5 तक आ गए थे आपके चाइनीज़ जो थे वो फिंगर 5 में थे. है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. इसके अलावा ये लद्दाख वाले रीजन में है और रिजांगला पास भी यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन में तो वो भी न्यूज़ में था. तो ये रिजांगला पास का लोकेशन भी याद रखना है ना. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको याद रखना. गलवन कहाँ पर है और इधर जैसे नेपाल के साथ जब इशू हुआ था तो काला पानी लिम्पिया धूरा ये कहाँ पर है. तो थोड़ा मैप में लोकेशन ये सारी देख लेना. नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये सारी कुछ पूछ सकते हैं. ठीक है ना. अगली जो न्यूज़ है वो है मॉनसून सेशन सेट फॉर स्टॉर्मी स्टार्ट. तो यहाँ पे थोड़ा ये सेशन की बात तो हम नहीं करेंगे लेकिन सारे सेशंस की बात पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं. तो सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स ऑलमोस्ट एवरी डे अनइंटरप्टेडली टू मैनेज द बिजनेसेस. जब पार्लियामेंट हर दिन मिलता है एक दूसरे से और लोकसभा राज्यसभा में एंड दे डिस्कस द बिजनेस ऑफ द हाउस अनइंटरप्टेडली तो उसको सेशन ऑफ द हाउस कहते हैं. टिपिकली 3 सेशन होते हैं किसी भी एक साल में. पहला होता है बजट सेशन जो फरवरी से मई तक होता है. देन मानसून सेशन होता है जो कि आपका जुलाई टू सितंबर होता है. देन इसके बाद विंटर सेशन होता है जो नवंबर से दिसंबर में होता है. ठीक है ना. याद रखिएगा इसको. अब होता क्या है कि जैसे देखो इसमें अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि सम्मनिंग ऑफ द पार्लियामेंट. सम्मन कैसे होता है पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट का जो सम्मनिंग होता है इट इज़ मीन्स द कॉलिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स टू द पार्लियामेंट टू द फॉर मीटिंग. सम्मनिंग का मतलब क्या है? कॉलिंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फॉर मीटिंग. तो सम्मन कौन करता है? प्रेसिडेंट सम्मन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. प्रेसिडेंट सम्मन करता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. 2 सेशंस के बीच में जो गैप होना चाहिए पार्लियामेंट का इट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ. 6 महीनों से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट मीट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स इन 1 ईयर. कम से कम 2 बार तो एक साल में मतलब मिलेगा ही मिलेगा.
एडजमेंट की बात करें तो एडजमेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजमेंट एक सिटिंग ऑफ द हाउस को टर्मिनेट करता है। एडजमेंट का मतलब है कि एक जो सिटिंग हो रही है ना हाउस की वो हो गई, मतलब कि इसका मतलब ये कि हाउस जो है फिर दोबारा मिलता है ऑन अ नेक्स्ट सिटिंग और ऑन अ नेक्स्ट अपॉइंटेड डेट, नेक्स्ट अपॉइंटेड टाइम, नेक्स्ट अपॉइंटेड सिटिंग, इसमें मिलता है। एडजमेंट कैन बी फॉर फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड टाइम। मतलब जो इस एडजमेंट है वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है जैसे, ठीक है ना। एंड द पावर ऑफ एडजमेंट सीने टाइम इज ओनली विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। मतलब जो स्पीकर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस का, वो बताता है कि जैसे हाउस इट्स एडजर्न फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे बाद दोबारा मिलना है, तो एक टाइम पीरियड के साथ वो एडजर्न करेगा। एक टर्म होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब है कि उस सेशन को एंड करना, ठीक है ना। तो जैसे एडजर्नमेंट क्या है, केवल उस सिटिंग को एंड करता है कि आज जैसे मीटिंग हो रही थी और एडजर्न कर दिया स्पीकर ने कल तक के लिए। लेकिन प्रोरोगेशन मतलब वो पूरा सेशन ही, जैसे मानसून सेशन को ही एंड करना है तो फिर प्रोरोगेशन होगा, ठीक है ना। एंड प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि जो सिटिंग भी खत्म हो रही है प्लस सेशन भी खत्म हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिसॉल्व हो रहा है हाउस, हाउस डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपकी जो सेशन है वो ज़रूर एंड हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यसभा इज़ नॉट डिसॉल्व क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है। ओनली लोकसभा इज डिसॉल्व, ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा लोकसभा केवल लोकसभा जो कि डिसॉल्व हो सकती है। एंड प्रोरोग करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब होता क्या देखो, ऑल द पेंडिंग नोटिसेस दे लैप्स ऑन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। जो पेंडिंग नोटिसेस होती हैं वो लैप्स कर जाती हैं इफ द हाउस इज प्रोरोग्ड। हाउएवर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द बिल्स अपॉन प्रोरोगेशन। लेकिन बिल के ऊपर प्रोरोगेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। याद रखिएगा, जितनी भी नोटिसेस हैं वो लैप्स कर जाएंगी प्रोरोगेशन पे, लेकिन बिल्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्रोरोगेशन का, ठीक है ना। अब प्रोरोगेशन के बाद अब क्या है, दोबारा हाउस मीट होगा, दोबारा समनिंग होगी हाउस की, है ना। तो प्रोरोगेशन से जो रीअसेंबली के बीच का टाइम है उसको रिसेस कहा जाता है। प्रोरोगेशन से रीअसेंबली के टाइम को रिसेस कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड डिसोल्यूशन एक डिफरेंट टर्म होगा। डिसोल्यूशन क्या होता है, जब लोकसभा का टर्म हो जाता है कंप्लीट 5 साल का तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो डिसॉल्व कर दिया जाता है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इट्स द परमानेंट हाउस। इसमें मेंबर्स का फिक्स टर्म है 6 ईयर का। लेकिन क्या होता है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर दे मतलब कि दे रिटायर एवरी आफ्टर 2 ईयर्स, है ना। हर 2 साल में इलेक्शन भी होता है, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट द्वारा होता है, डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट द्वारा होता है, और एडजर्नमेंट जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा होता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कल नीट का एग्ज़ाम था एंड आई होप मेनी ऑफ योर ब्रदर सिस्टर जो हैं फैमिली के, उन्होंने दिया होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम, मे गॉड ब्लेस देम एंड उनको अच्छी से अच्छी रैंक मिले और अच्छे कॉलेज मिले। गैस वेल फायर पुट आउट 110 डेज आफ्टर ब्लो आउट। यहाँ पे आप सबको बस ये फील्ड का नाम याद रखना है, बाघजान गैस वेल। बाघजान गैस वेल अगर आपसे पूछे कौन से स्टेट में लोकेशन है तो याद रखिएगा आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। एंड वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मतलब कि जो ब्लो हुआ था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ, है ना। लगभग 110 दिनों तक ये गैस वेल फायर चलता रहा, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, याद रखना इसको, है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो एडिटोरियल में हमारे तो पहला जो एडिटोरियल इन LAC टॉक्स फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। अब इसमें क्या है कि जो ऑथर है उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो पीस अबाइडिंग मेजर्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में उनका जिक्र किया है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने कहा कि जो इशू स्टार्ट हुए वो 1993 से ही इशू स्टार्ट हुए, जब हमने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट किया 1993 में। पहला एग्रीमेंट हमने किया था, है ना, किसके साथ, चाइनीज़ के साथ। कैसे किया, तो सबसे पहले ये हुआ कि चाइना में और जब इंडिया का एग्रीमेंट हुआ तो उसमें हमने एक LAC टर्म को एक्सेप्ट कर लिया। अब इनका ऑथर का ये कहना है कि इंडिया शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द टर्म LAC इन दिस एग्रीमेंट एज देयर वाज नो क्लैरिटी एज टू वेयर दिस लाइन ले ऑन द ग्राउंड। सबसे पहली चीज़ कि जब आपको क्लैरिटी थी ही नहीं कि LAC कहाँ पे लाई करती है, तो 1993 के एग्रीमेंट में व्हाट वाज द नीड टू एक्सेप्ट दैट लाइन, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर आपको यही नहीं क्लियर है कि LAC है कहाँ पे ग्राउंड में, तो आपने इसको एक्सेप्ट किया।
ठीक है ना। एंड जो ये डीलिनेटेड एलएसी का कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि चाइना का एक दूसरा वर्जन है एलएसी का, इंडिया का दूसरा वर्जन है एलएसी का, एंड दिस वाज बाउंड टू क्रिएट ट्रबल्स, है ना। ये तो बिल्कुल था कि ये ट्रबल क्रिएट करेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा कि जो चाइना स्टडी ग्रुप है वो बना था 1976 में, लिखा था चाइना स्टडी ग्रुप विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976, याद रखिएगा चाइना स्टडी ग्रुप 1976 में ही बना था। इट गेव क्लैरिटी टू इंडियाज क्लेम्स बाय लेइंग डाउन द पेट्रोलिंग पॉइंट्स एंड गाइडिंग द स्कोप ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी इन द एलएसी। तो चाइना स्टडी ग्रुप जो स्टैब्लिश हुआ था 1976 में, इसने क्लैरिटी दी टू द इंडियाज क्लेम्स बाय लेइंग डाउन द पेट्रोलिंग पॉइंट्स एंड गाइडिंग द स्कोप्स ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी अलॉन्ग द एलएसी। तो इसने एलएसी के अलॉन्ग क्या किया, पेट्रोलिंग पॉइंट्स और इन सबको ले डाउन किया, ताकि इंडिया के जो क्लेम्स थे वो काफी ज्यादा क्लियर हो गए, ठीक है ना। Now a significant change in the border management occurred after the Chinese occupation of a post in the सुमदोरोंग चू वैली in 1986। तो अपना याद रखिएगा चाइनीज ने सुमदोरोंग चू वैली में एक पॉइंट को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पॉइंट्स को चाइनीज ऑक्यूपाई कर लेंगे तो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट तो चेंज हो ही जाएगा। तो ये ऑथर ने बात की ऑफ द जो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया साइंड इन 1993। याद रखिएगा 1993 का एग्रीमेंट था, ये आर्ग्यूमेंट नहीं था वैसे आर्ग्यूमेंट ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1993 का जो एग्रीमेंट था उसने फाइनली फॉर्मलाइज कर दिया एलएसी को कंसेप्ट को, क्योंकि इन्होंने एक एग्रीमेंट में एलएसी लिख दिया और इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन जो इसका परसेप्शन था दिस वॉज डिफरेंट फॉर बोथ चाइना एंड इंडिया। तो जो मेजर इशू था वो यही था कि दोनों का परसेप्शन डिफरेंट था और एलएसी किसी को क्लियर नहीं था कि ग्राउंड में कहाँ है। तो इसलिए फिर दूसरे एग्रीमेंट की जरूरत पड़ी, जो कि हुआ 1996 में, एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर। ये पूरा नाम है इसका, याद रखिएगा। 1996 में एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट of India and the government of China on confidence building measures in military field along the line of actual control, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि इट कॉल्ड फॉर रिड्यूसिंग और लिमिटिंग द मिलिट्री फोर्सेस। इन्होंने क्या कहा कि 1996 का जो एग्रीमेंट हुआ, ये सब लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो इन्होंने ये कहा कि बेसिकली आपको कि जो फोर्सेस हैं फोर्सेस को मिनिमम लेवल पे मेंटेन रखना है एंड जो आर्मामेंट्स का डिप्लॉयमेंट जैसे कि टैंक है, आर्टिलरी है, इसको कम से कम रखना है, गन्स को कम से कम रखना है एंड ये सारी चीज़ें जो है एक म्यूचुअली एग्रीड लेवल पे रखना है, ठीक है ना। Now a 2005 protocol or the protocol between the government of the Republic of India and the government of People's Republic of China ऑन मोडालिटीज ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। फिर 2005 में एक दोबारा एग्रीमेंट होता है ऑन मोडालिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। इट एडेड सम मोर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो जो 1996 का एग्रीमेंट था जिसमें हमने देखा कि गन्स आर्टिलरी को कम करना है, ये सब मिलिट्री को कम करना है, उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई 2005 में। सम फ्यू मोर थिंग्स वर एडेड इन 2005। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा अगर कोई सोल्जर एक साइड का दूसरे साइड में आ जाए, ठीक है ना, या फेस टू फेस सिचुएशन में क्या होगा, या फिर जो पेट्रोलिंग एरियाज में पहुंच जाए कोई एक साइड का। तो इस सारी चीज़ों को फिर 2005 में इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। नाउ दिस प्रोटोकॉल एग्रीड टू एक्सपैंड द मैकेनिज्म ऑफ बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स एंड एक्सचेंजेस बिटवीन द टू मिलिट्रीज, ठीक है ना। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे मीटिंग होगी, दूसरा एक्सचेंजेस कैसे किए जाएंगे बिटवीन द टू मिलिट्रीज, ये सब चीज़ें डिसाइड की गई। लेकिन 2005 में कोई भी जिक्र नहीं किया गया, नो मेंशन वाज देयर ऑन रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस की रिडक्शन की कोई बात नहीं की गई। अब ऑथर ने कहा है कि दो मेजर इश्यूज हैं जो आज भी हैं और जिन कारण से सब चीज़ें गड़बड़ चल रही है। वो पहला ये है कि जो अलाइनमेंट ऑफ द एलएसी है इट कुड नॉट बी रिजॉल्व। चाहे 1962 का वॉर हो, उसके पहले की जो सिचुएशन थी, चाहे आज सबकी सिचुएशन आप देखो, तो ये सारी चीज़ें अभी तक सुधारी नहीं गई हैं, सुधर नहीं पाई हैं, ठीक है ना। और एलएसी का जो इशू है वो आज भी वैसा ही पड़ा हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है, ठीक है ना।
चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर में देख लो, एंड उसके बाद चाहे आप देख लो कि ये सारी प्रोसेस रुकी हुई है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बार मतलब इनकर्जन करने की कोशिश की है, चाहे वो आपका चुसूल वैली हो, चाहे चुमार वाला रीजन हो, चुमार वाले रीजन में भी उन्होंने कोशिश की, दिपसांग वाला रीजन हो। तो ये सारे इशूज़ कहीं ना कहीं मेंटेन है आज भी LAC को लेकर के। एंड देयर इज ऑल्सो अ मिस्टेकन नोशन दैट द LAC इज सम फजी एंड अनक्लियर लाइन। इंडियाज परसेप्शन ऑफ द LAC इज क्लियरली मार्क्ड ऑन इट्स मिलिट्री मैप्स। इंडिया का जो परसेप्शन LAC का वो क्लियरली मैप्ड है, ठीक है ना। इंडिया मतलब क्लियर जानती है कि LAC क्या है, लेकिन चाइना है, चाइना का जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट परसेप्शन होने की वजह से जो इशू है वो आज भी है, और ये कोई नहीं कह सकता कि जो चाइना की लाइन है वही इंडिया की लाइन है। तो ये पूरे इशूज हैं ऑथर ने कहा है। फिर इसके बाद जो इंट्रूजन करने की कोशिश की चाइना ने, जैसे कि 2013 का इंट्रूजन था, फिर चुमार का 2014 का इंट्रूजन था, देपसांग और चुमार के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में फिर साइन किया गया था। In between Depsang and Chumar, both countries signed the Border Defense Cooperation Agreement. Border Defense Cooperation Agreement साइन किया गया था, और the agreement between the Government of the Republic of India and Government of the Republic of China on Border Defense Cooperation। तो इन्होंने Border Defense Cooperation के लिए भी 2013 में जैसे एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हुई हैं, एंड ऑथर ने ये कहा है कि डोकलाम के बाद से चाहे देखा जाए तो और ज़्यादा इशूज़ बढ़े हैं, इंडिया चाइना के बीच में और ज़्यादा इशूज़ बढ़े हैं, एंड अब जो है ये पैंगोंग वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा एक हॉट पॉइंट बन के सामने आया। तो ऑथर ने सारे पॉइंट्स मेंशन किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कोरोना वायरस फियर्स एंड परसेप्शंस एडवाइस। अब यहाँ पे ऑथर ने कोरोना वायरस का एक दूसरा साइड यहाँ पे उठाया है। इशू यहाँ पे ये है कि द फर्स्ट इशू इज रिलेटेड टू मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है या न्यूबॉर्न की केयर लेनी है तो क्या होना चाहिए, मेडिकल केयर क्या होना चाहिए, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द न्यूबॉर्न्स। एंड दूसरा उन्होंने जो उठाया इशू वो उठाया है कि क्या बेसिक होना चाहिए कि क्या डिलिबरेटली आपको अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहिए या नहीं। ये चीज़ें जो दूसरा इशू उठाया गया था। तो ऑथर ने ये कहा कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सारी साइलेंट रही हैं कि क्या डेलिबरेटली आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले करो या ना करो। ये सारी चीज़ें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब ऑथर ने कहा कि जहाँ पे ब्लड ज़्यादा रहेगा, जिस भी एरिया में या जहाँ पे ज़्यादा सब चीज़ें रहेंगी वहाँ पे ज़्यादा इशूज़ हैं कोरोना को लेकर के। तो ऑथर ने कहा कि जो प्लेसेंटा है विच इज़ द यूनिक ऑर्गन इन प्रेगनेंसी, इट इज़ द सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर द ग्रोइंग फीटस, इज़ हाईली वेस्कुलर। काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर है, और इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड जो फीटस रहता है। एंड ऑथर ने देखो ये लिखा, देयरफॉर ऑर्गन्स दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आर पर्टिकुलरली एट रिस्क। तो मतलब कि प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा रिस्क में रहता है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें, ये आर्टिकल में कुछ ही चीज़ें जो हमको डिस्कस करनी है, तो यहाँ पे ऑथर ने चीज़ बोली, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखे जाएँ तो अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़, केवल 1.4% ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं ऑफ सच मदर्स दैट हैव नियोनेटल इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर, जिन्होंने कि कोरोना इन्फेक्शन लिया हो अपनी मदर से, 1.4% है। वाइल मोस्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ डू नॉट डेवलप द क्लिनिकल डिसीज। इस डिसीज़ को ज़्यादातर बेबीज़ ने नहीं गेन किया है, ठीक है ना। तो याद क्या रखना है। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, उसमें ऑथर ने कहा कि मेनी इन्फेक्शन सच एज दोज कॉज्ड बाय रुबेला एंड जीका वायरस कॉज सीवियर कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी। जीका और रुबेला ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से जो रूटीन आपका रुबेला वैक्सीनेशन है अप्रूव की गई है WHO द्वारा फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, इसीलिए रुबेला वैक्सीन को भी किया गया है। तो वही चीज़ें सब यहाँ पे ऑथर ने बोली है। Now the risk of exposure of the developing fetus is not just in those who come to the hospital, but also those who are asymptomatic or minimally symptomatically pregnant women with the viral infection. It is important therefore to advise all the women in the reproductive age group to practice effective contraception over the next several months in order to prevent the coronavirus infection during pregnancy and its potential impact. तो वही वाली बात है कि ऑथर ने ये कहा, सजेस्ट किया है कि एडवाइजेबल ये है कि आप अपनी जितनी वीमेन रिप्रोडक्टिव एज की हैं दे कुड प्रैक्टिस इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, वो कॉन्ट्रासेप्शन रखें फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ एंड देयर फीटस देयर बेबीज फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोरोना वायरस। तीसरा जो आर्टिकल है ये ग्रोथ के ऊपर आर्टिकल है कि अभी कैसी ग्रोथ रही है, क्या हुआ, लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ फिजिकल कंडीशन में, और अभी आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो क्विक एस्टिमेट ऑथर ने बताया कि IIP जो है यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो कि CSO निकालता है, और ये पर मंथ निकाला जाता है। याद रखिएगा CSO निकालता है, पर मंथ निकाला जाता है। इसने बताया कि CSO में मेजर 3 सेक्टर होते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी।
तीनों के तीनों श्रैंक किए, तीनों के तीनों कम हुए एंड दे हैव ड्रैग्ड द ओवरऑल इंडेक्स टू ऑफ 10.4% ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन। तो लगभग 10.4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, ठीक है ना। इसके पहले जो कॉन्ट्रैक्शन था जून में वो 15.8 था, अभी 10.4 है, तो मतलब ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ है लेकिन थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें कि the most telltale sign of this flattening is that more than half the pace of growth in the solitary use based industrial activity of the IIP 6 product groups, ठीक है ना। तो ऑथर ने देखो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि जो लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, ग्रोथ भी कम हुई, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे IIP का डेटा हो, चाहे ये सारी चीज़ों को हम देखें तो ये सारी चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन अब जो है आगे आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिल रहे हैं। अब पॉजिटिव साइंस कैसे मिल रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ चीज़ें अभी और ऑथर बता रहा है, जैसे कि द अदर जो कुछ प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कैपिटल ग्रुप्स में श्रंकिंग मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 23.6% का कॉन्ट्रैक्शन है एंड जो आपका कैपिटल गुड्स है उसमें 22.8% का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। एंड प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ लॉस्ट इट्स डिस्क्रिशनरी एलिमेंट अक्रॉस द बोर्ड। प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो भी घटा है। द कैपिटल गुड्स डेटा पॉइंट टू अ डिसमल पिक्चर ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट। जो कैपिटल गुड्स हैं वो दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है, डिमांड स्टार्व्ड है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेना। कंजम्पशन जो आपका देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे IIP का डेटा हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। फिर अगर कैपिटल गुड्स में कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कैपिटल गुड्स का अगर कम है, कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया। देन आपका डिमांड स्टार्विंग है, डिमांड आपकी बहुत कम चल रही है, ठीक है ना, डिमांड बहुत ही कम है, इन्वेस्टमेंट कम है और जो की सेक्टर्स हैं उन सब में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। एंड अब क्या है यहाँ पे थोड़ा एक कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे जो होता है, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, उसके सर्वे के हिसाब से आउटलुक सिग्नल्स दैट द सेक्टर लाइकली पोस्टेड सम एक्सपेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ। तो पहली बार 5 महीने में ऐसा थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिला है ना। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ, मतलब मान लो पहले 15% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अभी 10% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 5% का एक्सपेंशन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन में कुछ कमी आई, ठीक है। एंड इसके अलावा कि सब ऑटोमोबाइल के जो मार्केट्स हैं उन्होंने काफ़ी दिखाया कि ऑटोमोबाइल में काफ़ी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, डीलर्स और व्हीकल्स में थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि अच्छी हुई हैं। एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि चाइना ने क्या किया था, मार्केट को कवर करके रखा था, जैसे कि बाइडू ने गूगल को रिप्लेस कर दिया था चाइना में। यूकू टूडू जो है उसने यूट्यूब को रिप्लेस कर दिया था। देन जियाओ होंगसू जो है इट्स अ वर्जन ऑफ इंस्टाग्राम। तो चाइना ने अपने हर चीज़ का वर्जन बना रखा है, जैसे व्हाट्सएप का वीचैट, ये सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी हैं। अब क्या होता है देखो, व्हाट ऑल दिस थिंग्स प्रिवेंट है कि जो चाइना है काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है इन द फील्ड ऑफ ICT और इन सब चीज़ों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ऐप्स हैं, टूल्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। 2016 की रिपोर्ट अगर देखें, व्हाइट हाउस रिपोर्ट जो है, व्हाइट हाउस रिपोर्ट अमेरिका में आती है, इसने कहा था कि चाइनीज हैव लीव्ड फ्रॉग इवन US इन द AI रिसर्च। AI के फील्ड में इवन US को पीछे छोड़ दिया है चाइना ने, ठीक है ना। डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, इन सब के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आगे तरक्की कर ली है, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि अगर इंडिया की कंडीशन देखो, हमको 118 ऐप्स उनके बैन करने पड़े, पहले हमने 59 ऐप्स बैन किए। ये कंडीशन क्यों आई? क्योंकि हमने अपना स्पेस चाइनीज़ को दिया, वी गेव अवर स्पेस टू चाइनीज़। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि डिसीजन जो बैन करने का, ये एक जियोपॉलिटिकल मूव भी है एंड इट्स अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक ट्रेड मैन्यूवरिंग मूव ऑल्सो। हमारा जो IT टैलेंट है, इट इज़ टैलेंटेड इनफ टू डेवलप दीज एप्स फॉर आवर ओन सेल्फ, और हम क्यों चाइनीज़ को एंट्री रखने दें। Banning these Chinese websites and applications to the Indian public effectively allows our homegrown talent to focus on the newly arrived internet user। तो हमारा जो बेसिकली होम ग्रोन टैलेंट है IT का, उसको ये अब ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि जो नए यूज़र्स हैं, जो नए इंटरनेट यूज़र्स आ रहे हैं, उनको हम प्योर इंडियन प्रोडक्ट्स, प्योर इंडियन ऐप्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा क्या है कि वी हैव स्पेंड आवर लास्ट 2 डिकेड, जो भी हमारा एक्सपर्टीज़ था IT का, वो हमने पिछले 2 यानी 20 साल हमने दूसरों के लिए व्यर्थ कर दिया। हम आउटसोर्सिंग करते रहे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया के खुद के मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिसको कि चाइनीज़ ऐप्स ने भर दिया था। जो भी हमारा गैप था उसको चाइनीज़ ने भर दिया था।
लेकिन अब क्या है कि ये जो कॉपी कैट करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमको छोड़नी पड़ेगी और हमको अपना प्योर कुछ इंडिजिनस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? नाउ आवर ऑब्जेक्टिव मस्ट शिफ्ट फ्रॉम सर्विसिंग अदर्स टू प्रोवाइडिंग आवर सेल्फ। सर्विसिंग अदर्स बाद में, पहले प्रोवाइड योर सेल्फ। पहले हमको इंडिया के खुद के जो हमारा जो मेजर जो मार्केट है उसको हमको कैप्चर करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। उसके बाद हम चाहें तो ज़रूर मतलब कहना चाहिए कि उसके बाद अगर हम चाहें तो ज़रूर दूसरों को सर्विस दे सकते हैं, लेकिन पहले इंडिया का पूरा मार्केट तो हम अपने आप कैप्चर करें, है ना। जब तक हम इंडियन मार्केट नहीं कैप्चर करते हैं तो हम दूसरे मार्केट में सर्विस देते रहें, क्या मतलब है। फिर इसके अलावा we should focus on providing services and products of high quality that will be used by everyday Indian across the country। हमको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए जो कि इंडियंस हर दिन यूज़ करें, ठीक है ना। एंड जो भी रीजनल बैरियर्स हैं वो फिर हम बाद में उनको तोड़ते जाएं। रीजनल बैरियर्स जो लैंग्वेज के हैं उनको तोड़ने की कोशिश करें। रीजनल बैरियर्स को तोड़ने का मतलब ऑथर ने हाइपर लोकल हाइपर उसकी बात की, जैसे कि उड़िया लैंग्वेज है, उड़िया लैंग्वेज के ऐप बनाओ, आप लोकल लैंग्वेजेस के ऐप बनाओ ना। क्योंकि क्या होता है कि कई जो एस्पेक्ट्स है लोकल लिंग्विस्टिक के वो बैरियर बनते हैं, केवल इंग्लिश में ऐप्स बनते हैं। अब हमको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कि केवल इंग्लिश की, हमको अपने लोकल ऐप्स ही बनाओ, अपने खुद के जो कोर जनता है उसको केटर करो, है ना। ये सारी सजेशंस ऑथर ने यहाँ पे दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। रिड्यूसिंग इंडियाज कैंसर बर्डन। अब ICMR यानी कि ICMR का जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च है, याद रखिएगा ICMR का यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट निकालता है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट उसने निकाला है। उसके अकॉर्डिंग इट हैज़ एस्टिमेटेड दैट द नंबर ऑफ कैंसर केसेस इन इंडिया इन 2020 13.9 लाख, लगभग 13.9 लाख केसेस हैं इंडिया में कैंसर के। एंड इंडिया हैज़ सीन अ स्टडी राइज इन द कैंसर केसेस ओवर मेनी डिकेड्स। हमारे बहुत ज़्यादा कैंसर केसेस हमने देखे हैं। एंड 2017 की एक रिपोर्ट थी, उसने शो किया था इंडियाज़ कैंसर बर्डन इंक्रीज 2.6 टाइम्स बिटवीन 1990 टू 2016। 1990 से 2016 तक हमारा जो कैंसर बर्डन है लगभग 2006 गुना बढ़ चुका है, 2.6 गुना, 2.6 टाइम्स बढ़ चुका है ना। एंड डेथ्स ड्यू टू कैंसर हैव डबल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। डेथ जो है कैंसर कारण वो भी डबल हो गई हैं, है ना। एंड ये सारी चीज़ें देखा जाए तो ये इम्पैक्ट करता है कि कैंसर जो है न केवल लॉस ऑफ लाइफ कॉज कर रहा है बट इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग ट्रिमेंडस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज वेल। एंड रिड्यूसिंग कैंसर इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स जो कि इनइक्वालिटी को कम करेगा, जो कि सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारे जो वो इशूज़ हैं वो भी आ रहे हैं कि भाई हेड ऑफ द फैमिली अगर है, कोई गरीब व्यक्ति है, उन सबको कैंसर हो जाए तो वो फिर अपनी फैमिली को कैसे पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो केवल इकोनॉमिक नहीं, इससे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि लगभग 50 to 60% कैंसर केसेस ऐसे हैं विच कैन बी अवॉइडेड बाय टैकलिंग द नोन रिस्क फैक्टर्स इफेक्टिवली। कम्युनिटी empowerment थ्रू अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच दैट ब्रिंग्स टुगेदर द गवर्नमेंट, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एंड सिविल सोसाइटी। ये सारी चीज़ें जो हम कर सकें अगर, मतलब कि ऑथर का कहना है कि 50 से 60% कैंसर केस जो हैं वो टैकेबल होते हैं, उनको मतलब उनको टैकल किया जा सकता है। अब कैसे अवेयरनेस आप बढ़ा सकते हैं, स्टिग्मा जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर, सिविल सोसाइटी और जो आपके ये सब लोग हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है आपको, है ना। अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को बताओ कि किस तरह से हाइजीन है, किस तरीके से आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो, कैसे आप वैक्सीनेशंस प्रॉपर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ऑथर ने कहा कि हाइजीन में हम थोड़ा इंप्रूव हुए हैं, है ना, जो कि एक डिस्टेंट ड्राइवर है कैंसर का। गवर्नमेंट के प्रोग्राम जैसे कि आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान एंड भारतीय जन औषधि प्रोग्राम, FSSAI के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, चाहे वो डिस्प्लेइंग लेबलिंग हो, चाहे डिस्प्लेइंग रेगुलेशंस हो, देन आप उन लोगों को बताओ जैसे कि जो टोबैको और ये सब का यूज़ करते हैं वो आप चाहें अगर उनको तो मतलब कि अवेयरनेस के थ्रू उनको भी कम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, चाहे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम हो, हेल्थ पॉलिसी हो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तब जाकर के आप काफ़ी जो कैंसर बर्डन है उसको डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखना, दिमाग में इसको बिठाल के रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो
राज्यसभा टू टेक अप द LAC इकोनॉमी। अब यहाँ पे बेसिकली ऑर्डिनेंसेस की बात चल रही थी। देखो यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात चल रही, तो मैं आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बताता हूँ। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर मिलती है, और आपको जो गवर्नर होगा 2, 1, 3 के अंदर मिलती है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट कुछ लॉ मेकिंग पावर्स होती है, ही कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस जब दोनों हाउस सेशन में नहीं होंगे, व्हेन बोथ द हाउसेज, व्हेन आइदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, दोनों हाउस सेशन में ना हो या एक हाउस सेशन में ना हो, तो भी आप ऑर्डिनेंस इनैक्ट कर सकते हो। अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम टाइम की एक ऑर्डिनेंस कब तक जिंदा रह सकता है, तो याद रखिएगा 6 मंथ 6 वीक, याद रखिएगा 6 मंथ 6 वीक ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है जब तक एक ऑर्डिनेंस रह सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो लेजिस्लेचर जब सेशन में नहीं रहेगा तब जाके प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करेगा, और ऑर्डिनेंस उन्हीं के लिए हो सकता है जिनके लिए सिंपल लॉ पास हो। जैसे कि अगर आप सोचो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस के थ्रू किया जा सके, तो वो नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो ऑर्डिनेंस है वो 1993 में आए थे, याद रखिएगा। एंड कुछ केसेस हैं इंपॉर्टेंट जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, मैं आपको बताता हूं, मैंने केसेस की लिस्ट बना ली है। तो एक RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दैट प्रेसिडेंट्स डिसीजन, जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है, इट कुड बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि देखो ऑर्डिनेंस इशू करने की कंडीशन होती है कि इमीडिएट एक्शन वाज रिक्वायर्ड, लेकिन इस इमीडिएट एक्शन भी वेग है। अब कह सकता है प्रेसिडेंट भाई इसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए कर दो, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको भी चैलेंज किया जा सकता है कि इमीडिएट एक्शन जरूरत नहीं थी। ये RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था। देन AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1982 का केस है, उसमें भी कहा गया दैट द नीड टू एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू ओवर द प्रेसिडेंशियल डिसीजन ओनली व्हेन देयर वर सब्सटेंशियल ग्राउंड टू चैलेंज द डिसीजन एंड नॉट एट एवरी कैजुअल एंड पासिंग चैलेंज। मतलब कि जब जरूरत लगेगी, जब बहुत ज़्यादा लगेगा, तो जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसका ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। ये AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया। फिर एक T वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1985 का केस है ना, ठीक है ना। तो इसमें भी बोला गया कि मोटिव्स बिहाइंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर कैन नॉट बी क्वेश्चनड जस्ट एज इन केस विद द लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, इसमें बोला गया। फिर एक लास्ट केस है DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 केस। DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 केस। The legislative power of the executive to promulgate ordinances is to be used in exceptional circumstances and not as a substitute to the law making process। इस केस में क्लियरली DC वाधवा केस में कहा गया कि एक्सेप्शनल केसेस में आपको ऑर्डिनेंस पास करना है, ना कि इसको सब्सटीट्यूट बना लेना है, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस राज यहाँ पे टर्म यूज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑर्डिनेंस राज को बेसिकली ख़त्म करना है, इसको याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो क्लिक विदाउट कॉजिंग केओस। अभी आपको पता है कि DGCA ने काफ़ी ज़्यादा हड़काया था, क्योंकि कंगना रनौत जब फ्लाइट में बैठी तो बहुत फोटो खींची गई, बहुत केओस क्रिएट किया गया। तो DGCA क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फॉर्म हुई अंडर द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के अंतर्गत। एंड ये इन्वेस्टिगेट करता है एविएशन एक्सीडेंट्स को एंड इंसिडेंट्स को। हेडक्वार्टर्स का श्री अरबिंदो मार्ग जो कि सफदरगंज एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस दिस ऑर्गेनाइजेशन विद सिविल एविएशन अथॉरिटी, CAA, यानी कि सिविल एविएशन अथॉरिटीज, इसको रिप्लेस करने की गवर्नमेंट सोच रही है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तमहाने द डिसाइपल विंस बेस्ट स्क्रीन प्ले एट वेनिस फेस्ट। तो डायरेक्टर चैतन्य तमहाने की जो मूवी थी, इट हैज़ वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर द मराठी लैंग्वेज फीचर द डिसाइपल। तो डिसाइपल मूवी है, इसको वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर देखें तो ओसाका जो आपका जापान की है ना, तो उन्होंने जीता है आपका US ओपन। एंड इट इज़ द थर्ड ग्रैंड स्लैम ऑफ ओसाका। नाओमी ओसाका नाम है इनका। एंड इन्होंने ऑलरेडी 2018 में US ओपन जीता है, 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, फिर से ये US ओपन जीता है 2020 का, तो मतलब कि सेकंड US ओपन का खिताब है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के जो तीनों क्वेश्चन हैं उनके आंसर C हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।